नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रदेश सरकार की साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज को, जो कि थर्ड एडिशन है अक्टूबर मंथ का, जिसमें दिनांक रहेगी 21 अक्टूबर 2020। दो पार्ट ऑलरेडी हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की सभी पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, दारचा बरसी पुल जिसको हाल ही में रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किया, यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जो दारचा बरसी पुल एक स्टील ब्रिज है, जिसको कि अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा, जो स्थित है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में ये दारचा के पास स्थित है। जो दारचा बरसी स्टील ब्रिज है ये देश का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। बात सबसे पहले ब्रिज की बात करें तो फर्स्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है वो है कोल शेवांग रेंचोन सेतु, जो कि स्थित है श्योक रिवर पे लद्दाख में। तो आपने याद रखना है, सेकंड लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बना दारचा बरसी पुल। इसकी जो लेंथ की बात करें 360 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, और ये स्थित है भागा नदी पे। ये जो स्थित है दारचा जो कि लास्ट परमानेंट सेटलमेंट या फिर हिमाचल प्रदेश का सबसे उत्तरी गांव है। दारचा 33 किलोमीटर दूर है किलोंग से, जिसकी जो हाइट की बात करें तो 11,020 फीट की ये हाइट पे स्थित है। जब इसका जो इनोग्रेशन हुआ था उस टाइम रक्षा मंत्री ने टोटल 44 परमानेंट ब्रिजेस को इनोग्रेशन किया, और साथ में नेचुपू टनल एक अरुणाचल प्रदेश में है उसका भी इनोग्रेशन किया गया। दारचा बरसी पुल के साथ हिमाचल प्रदेश में ही एक दूसरा जो पुल, इसका भी इनोग्रेशन किया गया, जो कि पलचान ब्रिज, जिसकी लंबाई रहेगी 110 मीटर। ये जो भी ब्रिज बनाए जा रहे हैं ये बीआरओ के द्वारा बनाया जा रहा है। दारचा बरसी पुल की बात करें, ये मनाली सरचू ले हाईवे पे स्थित है। तो आपने याद रखना है, जो दारचा बरसी पुल, जो दारचा बरसी स्टील ब्रिज है, ये देश का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। फर्स्ट ब्रिज की बात करें तो फर्स्ट ब्रिज कोल शेवांग रेंचून सेतु, इन सभी को बीआरओ के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें गरीब परिवार की जो लड़कियां होती है उनकी विवाह के लिए 51,000 रुपये की राशि प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। ये सभी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बताई गई, जिसमें कि 10,000 के करीब गर्ल्स को अभी तक इस योजना का लाभ प्रदान हो चुका है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की या फिर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, जो सेलिब्रेट होता है 11 अक्टूबर को। इसकी जो थीम थी 2020 की, उस थीम का नाम था माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। ये याद रखना आपने, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड की थीम थी माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये सेलिब्रेट होता है 24 जनवरी को। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसको सेलिब्रेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो 2008 से चला आ रहा है। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रतिबद्धता का आह्वान किया, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा विश्व प्रदान करेंगे या फिर ऐसे विश्व का संकल्प लेंगे जो सुरक्षित, समरूप, प्रगतिशील और अवसरों से भरपूर हो, जिसमें सभी प्रकार की समानता प्रदान हो। ये थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर। और साथ में ही प्रदेश ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं महिलाओं के लिए या फिर गर्ल्स के लिए चलाई है, जिसमें कि फर्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़की के जन्म पर जो बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली जो एक मुश्त राशि को 12,000 रुपये मिलती है। सेकंड, जो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, इस योजना के अंदर जो 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए
प्रदान की जाती है राशि 6,000 रुपये की। आपने याद रखना है, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, प्रदेश में एक लड़कियों और किशोरियों की सशक्त बनाने के लिए और उनके खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के लिए सक्षम गुड़िया बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है। आपने याद रखना है, सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन प्रदेश में लड़कियों और किशोरियों को सशक्त और उनके खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें सशक्त महिला योजना को भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 11 साल से 45 ईयर के मध्य की जो किशोरियाँ और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उनका कौशल विकास करने और उन्हें आर्थिक विकास से जोड़ने के लक्ष्य से राज्य में इस योजना सशक्त महिला आयोग योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट इसमें महिला कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया है। ये थी महिलाओं या फिर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड के ऊपर जो महिलाओं की प्रदेश में योजनाएं शुरू की गई है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें कि रिसेंटली 10,000 गर्ल्स को इसका लाभ मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये का एक सामरिक सिक्का किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य में जारी किया? अभी रिसेंटली एक 75 रुपीज़ का एक सामरिक सिक्का उसको जारी किया गया। ये पूछ रहे हैं कि किस जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको जारी किया गया, जिसका जो राइट आंसर रहेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसकी जो FAO की बात करें, अभी रिसेंटली 75th जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। FAO एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एफर्ट करती है टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। इसका काम है जो भूखमरी को कम करना और जो न्यूट्रिशन पोषण की जो इस व्यवस्था को बनाए रखना। ये फाउंड हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 45 को ये और फाउंड हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें रोम इटली में है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा, यह केंद्र सरकार की भूखमरी कुपोषण को पूर्णतः समाप्त करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। उसी जो स्थिति में देश में 75 रुपीज़ का एक सामरिक सिक्का इसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया। ये थी बात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके उपलक्ष्य में 75 रुपये का एक सामरिक सिक्का जारी किया गया। हम बात करेंगे, इसमें पूछा गया कि वंदे भारत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वंदे भारत मिशन आपने हाल ही में भी इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, जिसको शुरू किया गया फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। ये एक ग्लोबल, जब कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ था, विदेशों में जो लोग फंसे हुए थे उनको भारत में या फिर वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए उनके लिए इस मिशन को चलाया गया। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया गया, जिससे विदेशों में फंसे हुए सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। वंदे भारत मिशन की तरह ही सेम इंडियन नेवी ने भी लॉन्च किया ऑपरेशन, जिसका नाम था समुद्र सेतु या फिर सी ब्रिज। इसका भी सेम यही काम था, रेप्रोप्रिएट इंडियन सिटीजन को फॉरेन से इंडिया लाना। वंदे भारत मिशन एक बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन। इससे पहले जो एक लार्जेस्ट एक्सरसाइज 1990s में हुई थी, जिसमें इंडियन सिटीजन को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था 1990 के करीब दशक में। जिस टाइम इराक और कुवैत से लोगों को इवैक्यूएट किया गया था ड्यू टू गल्फ़ रीजन में जो वार हुई थी, गल्फ़ वार, उस टाइम भी सेम इसी प्रकार का एक इवैक्यूएशन एक एक्सरसाइज को किया गया था। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे जो वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों से लोगों को लाया गया, इस जो स्थिति में श्रेष्ठ कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश की काफ़ी सराहना हुई, क्योंकि विदेशों से जो हिमाचली आए उनके लिए अब पर्याप्त यातायात सुविधा और क्वारंटीन सुविधा का प्रावधान किया गया। इसके लिए बेहतरीन कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश की काफ़ी सराहना हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय गृह मंत्रालय के
रैंकिंग इंटेलिजेंसी ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को 10 शीर्ष पुलिस थाने में स्थान प्राप्त हुआ? कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रैंकिंग आती है, उसमें टॉप 10 जो इंडिया में टॉप 10 पुलिस स्टेशन है, उसमें से हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा थाना है जिसमें इसको शामिल किया गया? उस थाने का नाम है चौपाल थाना। चौपाल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, तो उस थाने को 10 शीर्ष पुलिस थानों में स्थान प्राप्त हुआ। इसमें जो कुछ एक मापदंड थे, जिसमें अपराधों की रोकथाम, सक्रिय उपायों और असामाजिक जो तत्वों के खिलाफ कार्यवाही जैसे मापदंड के आधार पर ये सब रैंकिंग प्रोवाइड की गई। तो इसमें आपने याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से शीर्ष 10 पुलिस थानों में चौपाल पुलिस स्टेशन को टॉप 10 में स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को किस महापुरुष के 140वें जन्म दिवस पर शुरू किया गया था? इसमें जो राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जो इनिशिएटिव था एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको अनाउंस किया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31 अक्टूबर 2050। 31 अक्टूबर 2015 को इसको शुरू किया गया था, जिसमें जो बर्थ एनिवर्सरी थी 140वीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। 31 अक्टूबर को भारत में नेशनल यूनिटी डे या फिर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक इनोवेटिव मेजर था, इसके द्वारा कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द डिफरेंट स्टेट, इसमें एनहेंस करना था जो कल्चर, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस डिफरेंट स्टेट की, और समझना था जो बॉन्डिंग स्टेट के बीच की जो बॉन्डिंग थी, और स्ट्रेंथ करना था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और कल्चर ट्रेडिशन को समझने के लिए इस एक इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत को शुरू किया गया था। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में हिमाचल से रिलेटेड रहा, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक केरल निवासी एक स्कूली छात्रा थी जिसका नाम देविका था। उन्होंने एक जो गीत गाया, चंबा कितने दूर। इस जो बात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में इसकी काफ़ी प्रशंसा हुई और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा उन्हें हिमाचल आने का भी न्योता प्रदान हुआ। तो ये थी एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, तो इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे कि विश्व विद्यार्थी दिवस या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जो विश्व स्टूडेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है जन्म दिवस पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के, उनका जो जन्म दिवस सेलिब्रेट होता है 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अक्टूबर 2020 को देश भर में विश्व विद्यार्थी दिवस को सेलिब्रेट किया गया। ये जो पता है आपको, ये जो सेलिब्रेट किया गया था पूर्व राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है, जिनका बर्थडे होता है 15 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2010 में डॉक्टर APJ का जब 79th जो बर्थडे था, इस दिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में कि तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, और 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में शिलोंग असम के कार्यक्रम में उनका निधन हो गया था। आपने याद रखना है 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे? ये संबंध रखते थे ऑप्शन बी LJP लोक जनशक्ति पार्टी, जो बिहार से ये संबंध रखते थे, जो कि सहयोगी दल थी NDA की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपने याद रखना है LJP से ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश में किस तकनीक के तहत भूमि आधारित मछली पालन को अब शुरू किया जाएगा? रिसेंटली अभी जो भूमि आधारित मछली पालन को शुरू किया जाएगा एक RAS टेक्निक, जिसकी फुल फॉर्म है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। RAS टेक्निक के तहत अब हिमाचल प्रदेश में जो मछली पालन को शुरू किया जाएगा। ये जो तकनीक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत जो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है का उपयोग कर भूमि आधारित मछली पालन शुरू किया जाएगा।
इस राज्य की बात करें तो राज्य इस योजना के तहत जो RAS तकनीक है का उपयोग करते हुए 2020 से 2024-25 के बीच 15 मछली तालाब ऐसे स्थापित करेगा इस RAS टेक्निक के तहत। नेक्स्ट इसमें जो एक RAS जो तकनीक होती है, इसमें मछली उत्पादन करने का एक नया तरीका है, जिसके अंतर्गत जो जलाशय होते हैं, खुले टैंक, तालाबों और नदियों में मछली पालन की जो पारंपरिक या फिर ट्रेडिशनल जो मेथड होता है, उसके बजाय एक नियंत्रित वातावरण में पानी के सीमित उपयोग, एक लिमिटेड पानी के सीमित उपयोग में एक इंडोर टैंक में मछली को पाला जाता है इस टेक्निक के तहत। और स्वच्छ पानी की सीमित मात्रा की नियमित आपूर्ति नियंत्रित तापमान पर सुनिश्चित की जाती है, जो एक बंद और सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें मछली के विकास के लिए उचित माना जाता है। तो आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, जिसका नाम है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या फिर RAS टेक्निक। ये योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। इसमें जो पुरानी जो टेक्निक होती थी, हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, उसके बजाय एक नियंत्रित वातावरण या फिर तापमान में इसको बनाया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में जो मछली उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा। तो आपने RAS टेक्निक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट कि हिमाचल प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण जो ऊर्जा योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण जो ऊर्जा योजना शुरू हुई थी, छठा जो पंचवर्षीय योजना था, जो 5 ईयर प्लान था, उसके अंतिम वर्षों में इस योजना को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत ऊर्जा की मांग संबंधी या फिर सर्वेक्षण किया गया और एक योजना तैयार की गई। प्रदेश में जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई थी। और प्रारंभ में फर्स्टली जब हिमाचल प्रदेश के 2 खंडों को इसमें चुना गया, जिसमें फर्स्ट था ठियोग और सेकंड था ठियोग जो कि शिमला में है, और सेकंड इसमें काजा जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में था, जो वित्तीय वर्ष 1984-85 1984-85 के बीच में इसको शुरू किया गया। उसके बाद इस जो योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। आपने याद रखना है 6 जो 5 ईयर प्लान था, छठा जो 5 ईयर प्लान, उसके अंतिम वर्षों में इस एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट इसमें है कि एकीकृत ग्रामीण योजना जो ऊर्जा योजना कार्यक्रम है, इसके कार्यान्वयन के साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता था कि जो पारंपरिक हमारे ऊर्जा संसाधन होते हैं, उनके स्थानों पर हमने गैर पारंपरिक संसाधनों का, ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना। उसके बाद 1989 में हिमाचल प्रदेश में हिम ऊर्जा HP ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना की गई, और इस योजना के तहत गाँव में जो सोलर कुकर उपकरण या फिर सोलर उपकरण वितरित किए गए और एक गांव तक सौर ऊर्जा से विद्युत करने की योजना बनाई गई। ये थी हिमाचल प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना की, जिसको कि 6th 5 ईयर के लास्ट में इसको शुरू किया गया था। और हमने आप इसमें हिम ऊर्जा के बारे में भी देखा, जिसके तहत जो सौर ऊर्जा से गाँव को विद्युतीकरण करने की योजना भी बनाई गई थी और लोगों को सोलर उपकरण इत्यादि को भी इसमें बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लेकर आया था। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि जिसमें कुल्लू के राजा जगत सिंह जी थे, जो कि काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। उनके टाइम पीरियड को काफ़ी अच्छा माना जाता है कुल्लू के इतिहास में। तो उस समय दामोदर दास एक ब्राह्मण थे, उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू लाया था। इसमें मेन रीज़न ये था कि राजा जगत सिंह जी के ऊपर एक ब्रह्म हत्या या फिर ब्राह्मणों की हत्या का एक पाप लग गया था, जो कि ब्राह्मण थे। टिपरी गांव के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उस जो एक पाप को ठीक करने के लिए दामोदर दास जी ने अयोध्या से प्रभु श्री राम की मूर्ति को कुल्लू लेकर आए थे। ये 1653 के करीब ये घटना हुई थी। उसके बाद राजा जगत सिंह जी ने अपनी जो राजगद्दी प्रभु श्री राम को सौंप दी गई थी, और उसके बाद ये अपने आराध्य देवता मानने शुरू हो गए। उसी के बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी थी नगर से सुल्तानपुर को शिफ्ट किया गया। तो आपने याद रखना है, जो कुल्लू की जो राजधानी नगर से शिफ्ट की गई थी
सुल्तानपुर को ये राजा जगत सिंह जी के द्वारा शिफ्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि मलाना निवासी अपने आप को किसके वंशज मानते हैं। मलाना वासी अपने आप को मानते हैं सिकंदर के वंशज, सिकंदर के सैनिकों के वंशज मानते हैं, परंतु जो आनुवंशिक तौर पर या फिर हेरिडिटरी के बेसिस पर इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनकी लैंग्वेज की बात करें, एक काणाशी लैंग्वेज को वो बोलते हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट है अदर लैंग्वेजेस से। मलाना की बात करें, मलाना के बारे में आप सभी को पता होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एक गांव है, जहां की जो स्थानीय देवता हैं जमलू या फिर जमदग्नि ऋषि। यहाँ पे दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र है। और जो सदन की बात करें, यहाँ पे जो पंचायत होगी उसके होती है, उसके 2 सदन होते हैं, एक को ज्येष्ठांग और दूसरे को कनिष्ठांग कहते हैं। सेम और लोकसभा या फिर राज्यसभा की तरह इनका अपना लोकतंत्र होता है, वहीं पे ये अपनी समस्याओं का निपटारा करते हैं। ये बात थी मलाना के बारे में। होप्सो कि आपको अच्छे से पता लगी होगी। आपके लिए किसमें क्वेश्चन रहेगा कि कन्याकुमारी माता मंदिर कहाँ पे स्थित है और ये किस वास्तुशैली या फिर आर्किटेक्चर में बना है। इसका जो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ये जो एक कन्याकुमारी माता मंदिर है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आपने इसके बारे में बताना है ये कहाँ पे स्थित है और ये किस वास्तुशैली या फिर आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो अभी हमने इसमें डिस्कस किया प्रदेश सरकार की जो साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज, जो 21 अक्टूबर 2020 का एडिशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो की जो लेक्चर की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और HP स्टडी हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे डिफरेंट क्विज को आप इंजॉय कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे सेफ।